Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start one of the most important topic of this chapter, that is biological method. तो move करते हैं class part की तरफ. So biological method. और dear students, इसकी basics आप पहले पढ़ चुके हैं. The basics you have learned in grade 9. यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में जो है फर्स्ट ईयर में इन द 11th ग्रेड आप इसको स्टडी करेंगे. बाकी बेसिक सारा कॉन्सेप्ट वही है जो आप ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं. सो बायोलॉजिकल मेथड. डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द साइंस. जैसा कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में साइंस की बात की थी. सो साइंस इज द सिस्टमाइज्ड नॉलेज. सो science is a systematized knowledge and like other sciences, biology also have a set methodology. तो साइंस सामने बात यही यहाँ से स्टार्ट की थी कि सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है, यानी कि एक तरतीब के साथ एक सिस्टम के तहत जो है साइंस जो है वो वर्क करती है. और इसकी मुख्तलिफ फील्ड्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एवरीथिंग. और दूसरे साइंसेस की तरह बायोलॉजी भी जिस तरह बाकी साइंसेस में मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं हर प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए, हर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो उसको दूर करने के लिए, इसी तरह से बायोलॉजी के पास भी अपनी एक मेथोडोलॉजी है और जिसके ज़रिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है. क्लियर? सो हम इसको डिफाइन करेंगे बायोलॉजिकल मेथड को. A scientific method, a scientific method by which biological problems are solved is called biological method. Clear? तो बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा साइंसी तरीक़ेकार है, एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, यानी ऐसी प्रॉब्लम्स जो जिंदगी से रिलेटेड हैं, जो लाइफ से रिलेटेड हैं, जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हैं, किसी भी तरीके की एनी काइंड ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व किया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड. तो यहां पर वर्ड है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है डियर स्टूडेंट? आप पहले पढ़ चुके हैं. बायोलॉजिकल problem any problem or query which is related to
related to living things or living organisms is called a biological problem. For example, why plants do not move while animals move. यानी प्लांट्स हरकत क्यों नहीं करते, वो एक जगह से दूसरी जगह चलकर क्यों नहीं जाते, जबकि एनिमल्स ऐसा कर सकते हैं. तो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, बोथ ऑफ देम दे आर द लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो व्हाई इट इज सो? तो इसके लिए फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. और इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो साइंसी तरीकेकार, जो साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड. क्लियर? और स्टूडेंट्स, ये मेथड है. मेथड मतलब कोई तरीकेकार है, उसका कोई सीक्वेंस होगा. सो डेफिनेटली बायोलॉजिकल मेथड भी एक सीक्वेंस के तहत बनता है. लेट सपोज कि जैसे अगर आपने चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले आपको पतीली लेनी पड़ेगी, को पैन लेना पड़ेगा, और उसके अंदर आप पानी डालेंगे थोड़ा सा एज पर योर रिक्वायरमेंट. फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आप उसके ऊपर जो है वो स्टोव ऑन करेंगे. फिर उसके बाद आप उसमें जो टी डालेंगे, और फिर उसके बाद आप उसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, या शुगर पहले ऐड कर सकते हैं, टी बाद में भी डाल सकते हैं. दोनों में से कोई एक काम हो सकता है पानी के अंदर. और जब उनमें हल्का सा वो बॉयल आ जाएगा, उसके बाद आप फिर जो है उसमें मिल्क ऐड करते हैं. नॉर्मली ऐसा लोग एक चाय पीते हैं. और भी तरीकेकार हैं. इनमें से एक मेथड जो मेरा फेवरेट है, मैंने आपको बताया, मीन्स कि ये दैट इज अ मेथड. अब चाय बनाने के लिए कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि पैन लें और उसके अंदर बगैर पानी डाले आप उसमें खाली चीनी फेंक दें और स्टोव ऑन कर दें, या फिर आप उसके अंदर पत्ती फेंक दें और स्टोव ऑन कर दें और बाद में पानी डालें और फिर बाद में दूध डालें. सो दिस इज नॉट, वो चाय बनेगी नहीं, वो कुछ और ही बन जाएगा जो कि आप पी नहीं सकेंगे. क्लियर? तो इसीलिए हर काम के लिए एक तरीकेकार, एक मेथड है. सो बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उनको सॉल्व करने का भी एक तरीकेकार है. तो ये जितनी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये सामने आमतौर पर आती हैं जब भी कभी कोई चांस ऑब्जर्वेशन के जरिए, बाय चांस, क्लियर, कुछ चांस ऑब्जर्वेशन के जरिए ये सामने आती हैं. तो इनके जो स्टेप्स हैं, सो पहले उसको हम थोड़ा सा एनालिस्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं. क्लियर? सो द फर्स्ट स्टेप इज that is observations. मुशाहिदा करना, किसी भी चीज को देखना, परखना. सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन of data. Then the third one is hypothesis formulation. Then the fourth one is experimentation. And after experimentation, there is the formation of theory, and finally law or scientific law. क्लियर? तो इन स्टेप्स को हम तरतीब से डिस्कस करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से. द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशंस. सो नंबर 1, ऑब्जर्वेशंस.
So dear students, observations means to observe anything or an action to judge. It is basically an action to judge. आप किसी चीज को जज करते हैं, और ऑब्जर्व या उसका मुशाहिदा करते हैं। लेकिन इन दोनों पर्पसेस के लिए सबसे पहला काम करते हैं, ये किसकी मदद से हो कि ऑब्जर्वेशन, बाय यूजिंग योर 5 स्पेशल senses. By using your 5 special senses. ख्वास खमसा जिसे हम कहते हैं, जो अल्लाह ताला ने 5 हमें हिस्से अता फरमाई हैं। क्लियर? सो पहली हिस्स, दैट इज दैट आर नंबर 1, सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की हिस्स, ऑल्फैक्शन। क्लियर? नंबर 2 इज सेंस ऑफ साइट और विजन, ठीक है, देखने की हिस्स। नंबर 3 सेंस ऑफ टच, किसी को छूने की हिस्स, टच करने की हिस्स, छूने की हिस्स। नंबर 4 सेंस ऑफ हियरिंग, कुव्वत समात, ठीक है, सुनने की हिस्स। और 5वीं और बहुत ही जबरदस्त, दैट इज सेंस ऑफ टेस्ट, चखने की हिस्स। ये 5 खास सेंसेस हैं जिनको स्पेशल सेंसेस कहा जाता है। इसकी मदद से हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, एनी काइंड ऑफ थिंग। क्लियर? सो लेट्स सपोज कि मेरे सामने ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी फर्स्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं भी है, तो कोई भी एक चीज है जो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं, यानी कि ना सुना, ना देखा, ना एनीथिंग, तो मेरे सामने फर्स्ट टाइम लाई जा रही है, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये कि मेरे लिए नई चीज है? तो मैं इसको सबसे पहले देखूंगा, आई विल सी। उसके बाद मैं इसको टच करूंगा, ठीक है, देखूंगा इसके कलर मुझे मल्टीपल कलर्स नजर आ रहे हैं। इसमें ब्लैक है, इसमें इसकी जो है वो ग्रीन इसमें कलर है, थोड़ा सा व्हाइट कलर है। इसको टच करके देखूंगा, हार्ड है, सॉफ्ट है, स्मूथ है या रफ है, ठीक है, या फिर ये कोई सॉलिड है या लिक्विड है कोई, एनीथिंग, ठीक है। उसको चख के या सूंघ के भी चेक कर सकते हो, इसमें से कोई स्पेसिफिक स्मेल आ रही है लाइक दिस, या फिर इसको चख के, अगर मुझे लगे कि ये चखने के काबिल है तो चख के भी इसको चेक किया जा सकता है, मीन्स कि टेस्ट करके, या फिर इसकी कोई स्पेसिफिक आवाज है उसके जरिए भी मैं इसको सुन सकता हूं। तो दिस इज हाउ, इस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर? अब आते हैं स्टूडेंट्स के ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स जो आप पढ़ चुके हैं। अदर टाइप्स, तो जी स्टूडेंट्स, कितनी टाइप्स पढ़ी आपने? टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 2 तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से, ठीक है, जो भी मिल जाए आपको सो आपके लिए यूजफुल है। नंबर 1 इज द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। तो इसके नाम से पता चल रहा है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी की बात हो रही, तादाद की बात हो रही है, मतलब कि मैं गिन सकता हूं, मैं मेजर कर सकता हूं। सो द ऑब्जर्वेशंस which can be recorded, in terms of numbers, जिनको आदाद की शक्ल में या नंबर्स की शक्ल में या डिजिट्स की शक्ल में रिकॉर्ड किया जा सकता हो, उन्हें कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जैसे मैं गिन सकता हूं कि
ये मेरी 5 उंगलियां, 1 2 3 4 5, मेरे कितने फिंगर्स हैं? 5, मैं गिन सकता हूं। दिस इज माई, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। सो दिस इज माई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और आपको पता है कि इट इज एक्यूरेट, इट इज मोर एक्यूरेट, ये ज्यादा जो है वो काबिल एतबार है, काबिल भरोसा है, एक्यूरेट है, देन द क्वालिटेटिव, जो कि दूसरी टाइप है इसकी, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्लियर? और सेकेंड कैटेगरी इज द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी मिल जाए हम उस पर इत्तेफाक कर लेते हैं, उस पर सबर कर लेते हैं, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि क्वांटिटेटिव मिल जाए। नहीं मिल रही तो क्वालिटेटिव भी काम से भी काम चल सकता है। द ऑब्जर्वेशंस which cannot be recorded in terms of numbers क्लियर? तो ये किसी भी चीज की प्रेजेंस एब्सेंस, कमी बेशी के हवाले से बता तो देती हैं, इंफॉर्मेशन दे तो देती हैं ये वाली ऑब्जर्वेशंस, लेकिन इससे हमें कोई खास फायदा हासिल नहीं होता। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं इन दोनों के डिफरेंस को, कि क्या फिर, ताकि हमें ये देख सके इन दोनों में से एक्यूरेट ज्यादा कौन है। तो एक एग्जांपल तो आपने ग्रेड 9 में पढ़ी थी, और एक मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। लेट्स सपोज के इट इज हॉट वेदर, ठीक है, बाहर गर्मी है, और मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि बाहर सड़क के ऊपर दिन के 12 बजे या 2 बजे काफ़ी गर्मी है, मुझे बाहर बहुत गर्मी फील हो रही, पसीना आ रहा है। मैं अपने कैंपस के कॉरिडोर में आता हूँ, जैसे एंटर होता हूँ तो कॉरिडोर में आता हूँ या लॉबी में जाता हूँ, तो मुझे कुछ बेहतर महसूस होता। मुझे क्या फीलिंग आएगी? मैंने फील किया कि बाहर सड़क की निस्बत अंदर कॉरिडोर में या लॉबी में टेम्परेचर कम है, ठीक है, ठंड है, थोड़ा सुकून है। लेकिन फिर मैं जैसे क्लास में जाता हूँ तो क्लास में चूंकि वो ऑक्यूपाइड एरिया है, क्लोज्ड एरिया है, तो वहां पर अंदर एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, एसी ऑन है, टेम्परेचर सेट हुआ हुआ 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अंदर जाता हूँ तो मुझे और थोड़ी बेहतर फील होता है, और थोड़ी ठंड महसूस होती है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा क्लोज्ड स्पेस है। तो मुझे ये तीनों का डिफरेंस बड़े आसानी से पता चल जाएगा। बाहर काफी गर्मी है, अंदर थोड़ी सी बेहतर है, ठंडा माहौल है, और उससे अंदर और ज्यादा ठंडा माहौल है, एनवायरमेंट है। क्लियर? तो एक तो मेरी ऑब्जर्वेशन है ये, और एक अगर मैं कहूं कि बाहर तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लॉबी में आता हूं तो मुझे पता चलता है यहां पर तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस है। अपने रूम में जाता हूं तो अंदर 3 एसी लगे हुए हैं या 2 एसी लगे हुए हैं जो कि 25 पर सेट हैं, और इसका मतलब है कि तकरीबन 25 से 26 के करीब उसका टेम्परेचर है। तो ये मुझे पता चल रहा है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स। बाहर गर्मी है, कितनी गर्मी है? 40 डिग्री सेल्सियस। कमरा में ठंड है, कितनी ठंड है? यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस है। सो ये ऑब्जर्वेशन मेरे लिए ज्यादा रिलायबल है। मतलब कि मैंने यहां पर बजाय इसके मैं कहूं कि अंदर ठंड है बाहर गर्मी है, ये नहीं पता चल रहा कि बाहर कितनी गर्मी है या अंदर कितनी ठंड है। क्लियर? तो जिसमें आप ये बता सकें कि ठंड है या गर्म है, ठंडा या गर्म, या हल्का या वजनी, ठीक है, या ये बता सकें कि प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है, इस तरह से करके बता सकें, लाइट वेट और हैवी वेट। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन तो कहलाते हैं क्वालिटेटिव, लेकिन अगर आप बताते हैं बाकायदा तौर पर डिजिट्स में, सो दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव। सो वी प्रेफर द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। द सेकंड स्टेप इज organization of data। मतलब कि
अब तक जितनी भी मैंने ऑब्जर्वेशंस हासिल की, जो कुछ भी ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वर या अगर मैं हूं तो मैं उन सारी ऑब्जर्वेशंस को और अपने प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, उन ऑब्जर्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए एक वो सारा डाटा ऑर्गेनाइज करूंगा और एक स्टेटमेंट पास करूंगा। क्लियर? सो द ऑब्जर्वर organizes the information regarding observations into data form, clear, by using previous or background knowledge and current observations and pass a statement और स्टेटमेंट को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट स्टेप में ऑब्जर्व किया, उनको अरेंज किया, जो भी नॉलेज था, जो भी डाटा था, ऑब्जर्वेशन इन यूजिंग द सेंसेस और यूजिंग माय बैकग्राउंड नॉलेज और प्रीवियस नॉलेज, तो मैं क्या करूंगा, उन तमाम ऑब्जर्वेशंस को एक डाटा की शक्ल में ऑर्गेनाइज करूंगा। क्लियर? सो दैट इज द सेकंड स्टेप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। नाउ द थर्ड step is hypothesis formulation। अब मुझे बनाना है हाइपोथेसिस, one of the most critical steps of biological method, one of the most clear। So hypothesis को पहले डिफाइन करेंगे। What is hypothesis? So hypothesis is the tentative explanation of observations। क्लियर? इसको समझते। सो हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन का मतलब वजाहत, ऑब्जर्वेशंस मतलब जो हमने ऑब्जर्व किया, जो मुशाहिदा किया। सो व्हाट इज टेंटेटिव का मतलब है मे बी और मे नॉट बी, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऐसी स्टेटमेंट जो सही हो भी सकती है, सच भी हो सकती है, जो गलत भी हो सकती है, उसे कहते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। क्लियर? सो ऑब्जर्वेशंस जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी, उसके बिहाफ के ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट पास किया, वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। सो ऐसी स्टेटमेंट कहलाती है हाइपोथेसिस। और फिर आपको पता है उसके जो फीचर्स क्या होना चाहिए, वो सादा होनी चाहिए। इट शुड बी अ सिंपल स्टेटमेंट, इट शुड बी अ जनरल आइडिया, इट शुड मैच विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस एंड इट हैज टू बी पोटेंशियली फॉल्सिफाइबल। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर ये एबिलिटी हो कि इसको गलत साबित किया जा सकता हो। क्लियर? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, जो आप ग्रेड 9 में पढ़ के आ चुके हैं।
तो अब बात करेंगे फॉर्मुलेशन की, ये बनेंगी कैसे। सो देयर आर टू मेजर वेज, देयर आर टू मेजर ways of formulating hypothesis. Number one is deductive reasoning. तो रीजनिंग आ गई, क्लियर। रीजनिंग मतलब मंतक, ठीक है, लॉजिक, लॉजिक के बिहाफ के ऊपर हम बात करेंगे अब। और दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग, क्लियर। सो डिडक्टिव रीजनिंग के हवाले से फिलहाल सिर्फ इतना ही, इट मूव्स फ्रॉम जनरल to specific, or inductive, it moves from specific to general। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करती हैं। मतलब कि यहां पर हम कहानी स्टार्ट करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा हूं डिडक्टिव रीजनिंग में, जनरल ऑब्जर्वेशंस, और उससे स्पेसिफिक जनरल प्रिंसिपल से हम स्पेसिफिक कंक्लूजन्स निकालते हैं। और इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक यानी कि आइडियाज और स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जो जनरल एजम्पशंस और लॉस की तरफ मूव करते हैं, क्लियर। सो इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम मूव करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये अगर आ जाए तो यानी पूरी लेंथ तो मुश्किल हो जाती है इसकी, एक ही क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना। तो ये पार्ट्स में पूछा जाता है, लाइक ऑब्जर्वेशंस एंड हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन डिटेल में पूछी जाती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, या फिर कोई और लाइक है थ्योरी और हाइपोथेसिस एंड लॉ, इस तरह से पूछा जाता है, कंपैरिजन में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक्सप्लेन करेंगे डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग और बाकी मेथड्स जिसके जरिए हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।